नमस्कार दोस्तों, साथियों प्रैक्टिकल एजुकेशन पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं। दोस्तों, रेलवे के जो ग्रुप डी के एग्ज़ाम चल रहे हैं उसमें जीके के लिए आज जो स्पेशल वीडियो आई है वो पॉलिटी से संबंधित है कि पॉलिटी में कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं और उससे संबंधित और क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। दोस्तों, यदि किसी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बिकॉज यहाँ आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज देने की कोशिश की जाती है। और यदि आपको ये नॉलेज अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। चलिए, आर्टिकल 124 अनुच्छेद 124 ए, ठीक है, अनुच्छेद 124 ए, ये क्वेश्चन आया था। दोस्तों, इसमें क्या बताया गया कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, ठीक है, और उसमें जब सर्वोच्च न्यायालय बना तो उसमें एक तो मुख्य न्यायाधीश होगा और 7 अन्य न्यायाधीश होंगे और संसद समय समय पर न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ा सकती है। ये इस आर्टिकल के अंतर्गत कहा गया है। और इस आर्टिकल के साथ साथ इससे अदर फैक्ट क्या हो सकता है कि जो सर्वोच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट से संबंधित क्या क्या पॉइंट आ सकते हैं पेपर में। सुप्रीम कोर्ट जो है ये भाग 5 में है, पार्ट 5, इसको भाग 5 में कहेंगे। और ये आर्टिकल 124 से, अनुच्छेद 124 से 147 तक संविधान में दिए गए हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए, अच्छा, इसमें और क्या एक दो फैक्ट और है कि जो सुप्रीम कोर्ट के अभी मुख्य न्यायाधीश है, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इनको भारत का मुख्य न्यायाधीश भी कह सकते हो आप। तो इनका नाम है जस्टिस यू ललित, जिनका पूरा नाम क्या है, उदय उमेश ललित, ठीक है। आपको ये पॉइंट याद रखना है। इसमें क्या बताया हमने कि एक भारत का एक सुप्रीम कोर्ट होगा जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश होगा, 7 अन्य न्यायाधीश होंगे, ठीक है। और इन 7 अन्य न्यायाधीशों की संख्या को कौन बढ़ा सकता है, संसद समय समय पर बढ़ा सकती है, ठीक है दोस्तों, आप इसको याद रख लेना। और सर्वोच्च न्यायालय पार्ट 5 में है, यह भी ध्यान रखना है। और अनुच्छेद 124 से 147 तक है। और अभी मुख्य न्यायाधीश कौन है भारत के, उदय उमेश ललित, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश उदय उमेश ललित। अच्छा, यहाँ एक चीज और आप ध्यान रखो कि जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, इनकी नियुक्ति कौन करता है। तो नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करते हैं, ठीक है, ध्यान रखो ना। चलिए और देखते हैं। हाँ, अभी इसमें एक पॉइंट और बच गया है कि सुप्रीम कोर्ट में अभी कितने न्यायाधीश हैं। तो एक मुख्य न्यायाधीश है और 33 अदर न्यायाधीश हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं साइड में, इधर 1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है और 33 अदर न्यायाधीश हैं, ठीक है। इन 33 अदर न्यायाधीशों में 4 वुमेन हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलिए, यहाँ तक हो गया। आपको हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, इकोनॉमी के क्वेश्चन देखने हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसको भी देख सकते हैं। साथ ही हमने डेली जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनको मतलब जो एग्जाम में डेली क्वेश्चन आ रहे हैं उनकी भी सीरीज चलाई हुई है, आप वो भी देख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पॉलिटी के नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आया था कि राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करने की पावर रखते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन था। इसमें जो आंसर होता है वो तो 12 है। और उससे संबंधित और भी न्यूज़, उससे संबंधित और भी फैक्ट आपको बता देता हूँ। तो 12 सदस्यों को तो राष्ट्रपति
राज्यसभा में मनोनीत कर सकते हैं। राज्यसभा में टोटल कितनी सीटें हैं? 245 सीटें, जिसमें से 12 सीटें तो मनोनीत होती है और 233 सीटें का निर्वाचन होता है। ठीक है दोस्तों, जो 12 सीटें मनोनीत होती है ये आते हैं दोस्तों LSAS, ये क्षेत्र है जिससे ये आते हैं। L यानी के साहित्य यानी कि लिटरेचर, S साइंस यानी विज्ञान, A आर्ट यानी कला, S सोशल सर्विसेज यानी कि सामाजिक क्षेत्र, सामाजिक सेवा, जो सोशल सर्विसेज से आते हैं। राज्यसभा के सभापति, इनका नाम है जगदीप धनखड़। ठीक है, श्री जगदीप धनखड़ जी राज्यसभा के सभापति है। अगर राज्यसभा के उपसभापति पर क्वेश्चन आ जाता है तो दोस्तों इनका नाम है हरिवंश नारायण सिंह। ठीक है, हरिवंश नारायण सिंह। और यदि सदन के नेता, यानी कि सदन मतलब जो राज्यसभा है, अगर इसमें इनके नेता का पूछ लेता है, राज्यसभा के नेता, सदन के नेता, इनका नाम है पीयूष गोयल बीजेपी से। और यदि विपक्ष के नेता पर क्वेश्चन आता है तो इनका नाम है मल्लिकार्जुन खड़गे। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट है कि किस संविधान संशोधन के थ्रू मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, ये क्वेश्चन था। तो मौलिक कर्तव्य से संबंधित फैक्ट मैं आपको बता देता हूं। मौलिक कर्तव्य, दोस्तों जो मौलिक कर्तव्य है इनको इंग्लिश में तो कहते हैं फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, मौलिक कर्तव्य संविधान के अनुच्छेद 51 के क में आता है। टोटल जो मौलिक कर्तव्य है कुल अभी 11 मौलिक कर्तव्य है। जब संविधान बना था उस समय मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी। सॉरी, जब संविधान बना नहीं, जब मौलिक कर्तव्यों को ऐड किया गया, यानी कि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। ठीक है, इसके थ्रू 10 मौलिक कर्तव्यों को रखा गया था, 10 मौलिक कर्तव्य। परंतु सन 2002 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ 86। ठीक है, सन 2002 में 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू एक मौलिक कर्तव्य और जोड़ा गया। ठीक है, तो अब कितने हो गए? 11 मौलिक कर्तव्य हो चुके हैं। दोस्तों इसमें एक क्वेश्चन और आ जाता है कि किस कमेटी की सिफारिश के आधार पे 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। तो इनका नाम है सरदार स्वर्ण सिंह समिति। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 संविधान के थ्रू संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। चलिए दोस्तों, पंचायती राज पर बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, डेली हर शिफ्ट में क्वेश्चन आ जा रहे हैं। मैंने अपनी कुछ जो पुरानी वीडियोस बनाई हुई है रेलवे ग्रुप डी से रिलेटेड डेली के एनालिसिस की, उसमें पंचायती राज को अच्छे से कवर भी किया हुआ है। और वहां मैंने बताया भी था कि जो भी नेक्स्ट शिफ्ट आएगी उसमें पंचायती राज से संबंधित क्वेश्चन आने की भरपूर संभावना है। चलिए फिर हम पंचायती राज की कुछ आज और डिटेल्स देख लेते हैं जो कि संभावित है कि नेक्स्ट पेपर में आ जाए। देखते हैं पंचायती राज। दोस्तों पंचायतें तो गांधी जी के जब गांधी जी ग्रास रूट लेवल की बात करते थे तो उन्होंने पंचायतों को वैधानिक दर्जा देने की बात कही थी, पंचायतों को भी पावर देने की बात गांधी जी ने कही थी। और उन्हीं के इसी थॉट के कारण ही संविधान में अनुच्छेद 40 जोड़ा गया था।
जिसमें ग्राम सभा की बात कही गई है कि राज्य ग्राम सभा और ग्राम पंचायतें बनाने की कोशिश करेंगी, ऐसी कुछ बातें कही गई है। ठीक है, तो अनुच्छेद 40 में ग्राम सभा की बात है, ग्राम पंचायतों की बात है। ठीक है, कि ग्राम पंचायतें बनाई जाएगी, राज्यों में ग्राम पंचायतें बनाई जाएगी, ऐसा कुछ कहा गया था। लेकिन और इसको जो अनुच्छेद 40 है, इसको गांधीवादी तत्व भी कहते हैं, गांधीवादी तत्व। ठीक है, गांधीवादी तत्व में यदि पूछा जाता है कि किस अनुच्छेद को गांधीवादी तत्व कहा जाता है, तो उसमें एक ये अनुच्छेद भी आता है, अनुच्छेद 40। और अनुच्छेद 40 जो है ये डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निदेशक तत्वों में आता है। इसमें पंचायती राज कब संवैधानिक बनी, तो उससे संबंधित है कि 73वां संविधान संशोधन हुआ, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। इसके थ्रू पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया, संवैधानिक दर्जा दिया गया। और पहली बार 2 अक्टूबर, ठीक है, तो संवैधानिक दर्जा तो ये दिया गया था, बट 2 अक्टूबर 1959 में पहली बार पंचायत कहाँ लागू हुई थी? सबसे पहली बार राजस्थान के नागौर। यही क्वेश्चन आ रहा है, राजस्थान का नागौर जिला, ये क्वेश्चन दोस्तों भर के आ रहा है, डेली इसी क्वेश्चन को पूछा जा रहा है, तो उससे संबंधित फैक्ट तो मैं यहाँ बता ही दे रहा हूँ, आप इनको भी ध्यान रखना। सबसे पहली बार 2 अक्टूबर 1959 में पंचायत राजस्थान के नागौर जिले से लागू हुई थी। उस टाइम पीएम कौन थे हमारे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी उस टाइम पीएम थे हमारे। तो पंचायतें कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आती है, कौन से भाग के अंतर्गत आती है संविधान में? तो दोस्तों भाग है 9, अनुच्छेद है एक, तो अनुच्छेद 40 मैंने आपको बता ही दिया। और यदि पंचायतों की पावर, पंचायतों को कौन कौन सी पावर दी गई है, कौन कौन से टैक्स लगाने की और क्या क्या उनके जो भी आर्टिकल है, वो अनुच्छेद आते हैं दोस्तों 243 के कै से लेके अणे तक। ठीक है, कै से लेके अणे तक ये आर्टिकल आते हैं। इसके बाद पंचायतों का जो चुनाव होता है दोस्तों, चुनाव होता है 5 ईयर के लिए। और भारत में जो पंचायतें हैं वो क्या है? त्रिस्तरीय हैं। और त्रिस्तरीय पंचायतें लाने का श्रेय किसको दिया जाता है? इसकी सिफारिश किसने की थी? तो इनका नाम था दोस्तों बलवंत राय मेहता। तो बलवंत राय मेहता समिति को त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लाने की का श्रेय दिया जाता है, इसलिए इनको पंचायतों का पिता भी कह देते हैं। पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण भी है दोस्तों, और पंचायतों के तीनों लेवल पे महिलाओं का आरक्षण है। और महिलाओं का आरक्षण कितना है? 1/3 आरक्षण। ठीक है, 1/3 आरक्षण महिलाओं को मिलता है। इसके बाद पंचायत सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? सदस्य के लिए मिनिमम एज 21 ईयर्स है। ठीक है, और वोटिंग के लिए कितनी एज है? वोटिंग के लिए आप इसमें कंफ्यूजन मत करना कि मिनिमम एज 21 है तो वोटिंग के लिए भी 21 होगी। तो वोटिंग के लिए यानी मतदान के लिए मिनिमम एज ये 18 ईयर है। ठीक है, चलिए और क्या है इसमें? ठीक है, अनुसूची में भी है, क्योंकि अनुसूची भी ऐड हुई थी उस टाइम 73वें संविधान संशोधन 1992 के थ्रू एक अनुसूची भी ऐड हुई थी। तो अनुसूची है 11। और दोस्तों अनुसूची से संबंधित दूसरी वीडियो हमारे चैनल पे आ जाएगी, आप उसको भी देख लेना, सभी अनुसूचियां उसमें क्लियर करा दी जाएगी। अनुसूची 12 में क्या है? जो स्थानीय निकाय है, जैसे कि नगर निगम, नगर पालिका परिषद, उनका संबंध अनुसूची 12 से है। और उसको 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के थ्रू लाया गया था। ठीक है, अच्छा इसमें एक पॉइंट और है जो कि ज्यादातर पूछे जाने की संभावना भी रहती है। स्थानीय स्वशासन का जनक, स्थानीय स्वशासन का जनक, तो दोस्तों ये था रिपन जो था ये स्थानीय स्वशासन का जनक था। तो ये पंचायती राज से संबंधित पूरे फैक्ट हो गए।
मैंने अभी आपको बताया कि अनुसूची से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ रहा है अनुसूची नंबर 8 से। जैसे कि आपको पता है अनुसूची 8 भाषाओं से संबंधित है, जिसमें कि चलो पढ़ते हैं, आओ देखते हैं। अनुसूची 8, अनुसूची 8 में दोस्तों भाषाओं से रिलेटेड है। भाषाएं क्या, लैंग्वेजेस, भाषा, लैंग्वेज, किन किन लैंग्वेज को भारत की लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है। तो इसमें है दोस्तों कितनी है, 22 भाषाएं। 22 भाषाओं को अनुसूची 8 में रखा गया है और इनको वैधानिक भाषाओं का दर्जा दिया गया है। तो ये साइड में फोटो फ्लैश हो रहा है आपको। इस फोटो में आप देखो, ये सारी भाषाएं 22 भाषाओं की लिस्ट है, जिसमें कन्नड़ है, मलयालम है, मराठी है, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, असमी, तमिल, तेलुगु, ये सारी भाषाएं हैं, बोडो। इसमें आपको ये भी ध्यान रखना है कि जैसे कि ये भाषाएं हैं जो सिंधी, मणिपुरी, नेपाली, कोंकणी, यहाँ से नीचे की जितनी भी भाषाएं हैं जो कि किसी एक्ट के थ्रू जोड़ी गई थी, क्योंकि पहले जो भाषाएं थी वो थी 14 लैंग्वेज थी। जब संविधान बना उस टाइम 14 लैंग्वेज थी, बट उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाके, संवैधानिक संशोधन लाके 8 भाषाओं को और जोड़ा गया। तो उन 8 भाषाओं की जो डेट है, ईयर है, कब कब उनको जोड़ा गया, वो आपको याद रखने पड़ेंगे। साथ में आपको इसमें यह भी याद रखना है कि कौन सी भाषा किस राज्य में बोली जाती है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए दोस्तों चलते हैं। मौलिक अधिकार पर भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्योंकि मौलिक अधिकार बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक रहता है किसी भी पेपर के लिए। तो मौलिक अधिकार पर एक स्पेशल वीडियो आपके लिए आ जाएगी, उसकी भी आप चिंता मत करो। फिर भी जो मौलिक अधिकार के जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट मौलिक अधिकार है, जो मतलब एक प्रकार से जो हेडिंग टाइप है, उनकी जो सब मौलिक अधिकार जो उनके अंदर के मौलिक अधिकार रहेंगे, उनके बारे में पूरी वीडियो आपके लिए आएगी। आप उस वीडियो को देखना मौलिक अधिकार के, तो आपको सारे मौलिक अधिकार अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ट्रिक भी बताएंगे उनको याद रखने की। तो अभी तो हम देखते हैं कि मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं, कितने तरीके के मौलिक अधिकार हैं। इस टॉपिक को थोड़ा सा क्लियर करते हैं, थोड़ा सा मतलब इसको शॉर्ट में क्लियर करते हैं, डिटेल में क्लियर करने के लिए दूसरी वीडियो में आ जाएगी। चलिए, मौलिक अधिकार। दोस्तों मौलिक अधिकारों को संविधान के भाग 3 में रखा गया है और अनुच्छेद 12 से लेके 25 तक, 12 से लेके अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक मौलिक अधिकारों को रखा गया है। तो दोस्तों जो मूल संविधान था, सात मौलिक अधिकार थे, बट अभी 6 मौलिक अधिकार हैं। 6 मौलिक अधिकार हैं। जो एक मौलिक अधिकार हटा है वो था संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार, इसको मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर इसको वैधानिक, अब इसको क्या कर दिया, वैधानिक यानी कानूनी, वैधानिक अधिकार, वैधानिक अधिकार की श्रेणी में डाल दिया गया है। ठीक है। और इस संपत्ति के अधिकार को 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के द्वारा संपत्ति का मौलिक अधिकार को वैधानिक अधिकार घोषित कर दिया गया था। मौलिक अधिकार को वैधानिक अधिकार में परिवर्तित कर दिया गया था। इसलिए अभी 6 मौलिक अधिकार है, जिसमें कौन कौन से हैं वो देखते हैं। सबसे पहले आता है वो है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार, दोस्तों ये जो समानता का अधिकार है ये अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक में आता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है स्वतंत्रता का अधिकार। ये आता है दोस्तों अनुच्छेद 19 से लेके 22 तक। दोस्तों तीसरे नंबर पे आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये आता है दोस्तों अनुच्छेद 23 से 24 तक। दोस्तों नंबर 4 आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार।
धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दोस्तों अनुच्छेद 25 से 28 तक आता है। ठीक है, इसकी डिटेल वीडियो भी आपको मिल जाएगी, आप उसकी चिंता मत करो। उसमें सभी आर्टिकल रहेंगे 12 से लेकर 35 तक, जो भी बताया गया है सबकी डिटेल बताई जाएगी और उनको याद करने का तरीका भी बताया जाएगा। उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको बार बार मिलती रहेगी। चलिए नेक्स्ट चलिए, नंबर 5, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। यह है दोस्तों अनुच्छेद 29 एंड 29 से 30। उसके बाद जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यह दोस्तों अनुच्छेद 32 में। तो ये हो गए दोस्तों। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक भी दिया गया है, आप वहां से जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। वहां अच्छे अच्छे जीके के और मैथ के रीजनिंग के क्वेश्चन डाले जाते हैं। साथ में वहां जो भी नई वीडियो आएगी उसका भी लिंक आपको वहां पे शेयर कर दिया जाता है। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वहीं पर आपको मिल जाएगी। साथ में आप हमारे यूट्यूब चैनल को जो भी दोस्त इस वीडियो को देख रहा है वो इसको सब्सक्राइब भी कर ले और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर दे, बिकॉज ये बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियोज, इन्फॉर्मेटिव नॉलेज रहती है जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों एक क्वेश्चन जो कि कई शिफ्टों में आ चुका है वो है क्लासिकल लैंग्वेज से संबंधित। ठीक है, तो हम शास्त्रीय भाषाओं पे बात करेंगे। शास्त्रीय भाषाएं, क्लासिकल लैंग्वेज। ठीक है, क्लासिकल लैंग्वेजेस दोस्तों, टोटल जो क्लासिकल लैंग्वेजेस है वो 6 हैं। ठीक है, कितनी क्लासिकल लैंग्वेजेस है? 6 क्लासिकल लैंग्वेज है। ये भी पूछा जा सकता है कि भारत में कितनी क्लासिकल लैंग्वेज को मान्यता मिली हुई है, तो 6 को मान्यता मिली हुई है, जिसमें सबसे पहली आती है, जो सबसे पहले हम इनके ईयर वाइज इनकी बात करेंगे, इनके ईयर भी लिखेंगे और कौन कौन सी भाषा है वो भी लिखेंगे। सबसे पहले से शुरुआत करते हैं। सबसे पहली आती है तमिल। तमिल। दूसरी आती है संस्कृत। तीसरी आती है दोस्तों कन्नड़ और तेलुगु। और चौथी मलयालम। पांचवी मलयालम। और लास्ट आती है दोस्तों ओडिया। ये क्लासिकल लैंग्वेज है 6। ठीक है, तमिल जो आई थी दोस्तों वो 2004 में, संस्कृत 2005 में, कन्नड़ और तेलुगु 2008 में। दोस्तों मलयालम भाषा को रखा गया था 2013 में और ओडिया को 2014 में शास्त्रीय भाषाएं यानी क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया था। दोस्तों मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा तमिल भाषा और संस्कृत भाषा, इन पर क्वेश्चन रेलवे में अभी तक पूछे जा चुके हैं। तो संभावना है कि आगे आने वाली शिफ्टों में तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ओडिशा इनसे संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आप इनको अच्छे से रट लो, याद कर लो। साथियों रुको, अभी जाना नहीं है आपको। अगर हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है, हमारा एफर्ट अच्छा लगता है, तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों ये आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको करंट अफेयर की सीरीज चाहिए, वैसे तो करंट अफेयर सीरीज आ ही रही है, और अगर आपको वो देखनी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाना, ताकि जैसे ही वो वीडियोस आपके लिए अपलोड करी जाए आपको जल्दी से उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। दोस्तों हमारे चैनल पर आपको रेलवे की डेली जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उनकी एनालिसिस कराई जाती है, आप उनको जरूर देखना। मैथ की तो स्पेशल देखना, क्योंकि मैथ का जो ट्रिक वहाँ बताई जाती है वो शायद ही कहीं बताई जाती हो। तो दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।